Hi there, you're watching It's Not Fake, your one-stop show from Monday to Friday that gets you the critical analysis of the top 5 stories of the day. Let's get started with today's headlines. रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया ऐलान। पुतिन की बेटियों को लगाया गया टीका। कोरोना पर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली सरकार पर बड़ा तंज। कहा, सही फैसले और नीति से कोरोना को दिया जा सकता है मात। बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल। सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े मामलों में से एक में आया फैसला। बेटियों को अब पिता की संपत्ति में मिलेगा बराबर का हक। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, बिहार सरकार मामले में दे रही है भारी दखल। सचिन पायलट की वापसी से फिलहाल राजस्थान सरकार पर टल गया संकट। कांग्रेस ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। गहलोत बोले, जो खफा हैं उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हैं बड़े बदलाव। 16 अगस्त से ट्रायल के आधार पर बहाल होगी 4G सेवा। कल ही जम्मू कश्मीर के पूर्व IAS अधिकारी शाह फैजल ने राजनीतिक पार्टी से दिया था इस्तीफा। तो इन सारी खबरों को आपको एक एक करके बताएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसके पीछे का सच बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो जो है एक बड़ा अनाउंसमेंट आज रूसी सरकार ने किया है। व्लादिमीर पुतिन ने अभी कुछ घंटे पहले ही ये अनाउंस किया कि उनके देश ने पहली कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया है। यस, दिस इज़ द फर्स्ट कोरोना वैक्सीन टू बी रजिस्टर्ड इन द वर्ल्ड। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जब शुरू होता है तो इसकी प्रक्रिया में आप मैस इनॉक्यूलेशंस करते हैं, यानी कि मैस वैक्सीनेशंस करते हैं। इसको लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ये जो वैक्सीन है ये बहुत सेफ़ है, इम्यूनिटी इसमें काफ़ी स्टैब्लिश हो गई है। आपको ध्यान दिला दें कि करीब 100 लोगों का वैक्सीन ट्रायल किया गया था, लेकिन ये अनाउंसमेंट एक ऐसे समय में आ रहा है जबकि इसके फेज़ 3 ट्रायल्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। और इसी की वजह से जितने भी बड़े इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी डाउट्स अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि बहुत ही रश्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन हम क्यों लेकर आ रहे हैं। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन का अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा है, अपनी सेफ्टी को इस तरह से बयान किया है कि उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन, ये जो टीका है, ये जो वैक्सीन है, ये मेरी बेटी ने भी लगवाया है। तो इस चीज़ की पुष्टि वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है और एक टेलीवाइज्ड वीडियो कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है। लेकिन आज सवाल ये है कि इतना हम रश्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में लगभग 100 से ज़्यादा इस समय वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, जिसमें से 4 ऐसे वैक्सीन हैं जिनका फेज़ 3 ट्रायल अभी चल रहा है। और जब तक पूरे तीनों फेज़ के ट्रायल्स ख़त्म नहीं हो जाते तो टेक्निकली कोई भी वैक्सीन एकम्प्लिश्ड नहीं मानी जाती है, यानी कि जो उसकी पूरी जो सफलता की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं मानी जाती है। तो ऐसे में जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, जो फार्मा कंपनीज़ हैं, जो डिजीज़ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस पर डाउट है कि ये कितनी सफल होगी जब इसका फेज़ 3 ट्रायल भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उधर आपको बता दें कि जो अमेरिका के जो टॉप US डिजीज़ एक्सपर्ट है डॉक्टर एंथनी फॉची, उन्होंने भी कहा है कि इतनी जल्दबाजी में वैक्सीन को हम क्यों ला रहे हैं। WHO के हेड, अगर आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा था कि इस समय जितने भी देश हैं वो एक वैक्सीन नेशनलिज्म में विश्वास करते हैं, यानी कि जो विज्ञान है, जो सुरक्षा है, उसको पीछे रखकर नेशनल प्रेस्टीज इस समय सारे देशों के सामने आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो टेक्निकली ये जो वैक्सीन है ये कितनी कारगर है, इस पर सवाल लोगों ने खड़ा किया है। लेकिन फिलहाल रशिया ने इस बात में बाजी मार ली है कि उन्होंने इस समय विश्व की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जबकि अभी ऐसा कोई देश नहीं है जिसने कि वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाया हो। और इस वैक्सीन का ऐलान एक ऐसे समय में हुआ है जब विश्व में 20 मिलियन से ज़्यादा केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं। जितने भी जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं, जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर इस समय जो ट्रैजेक्टरी है कोरोना के इन्फेक्शन की, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसे में वही सवाल खड़ा होता है कि हम नेशनल प्रेस्टीज की इस समय हम बात करें या विज्ञान और सुरक्षा की बात करें। तो अगर लोगों की जान की अगर हम परवाह करें तो शायद विज्ञान और सुरक्षा को ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जिसे फिलहाल रशिया ने अभी नहीं दिया है और जिसको लेकर बहुत सारे प्रश्न भी खड़े हुए हैं। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों की
एक बैठक बुलाई थी जिसमें कि वो सारे मुख्यमंत्री थे, जहां पर कहा जा रहा है कि जो कोरोना इन्फेक्शन का 80% बर्डन है, यानी कि जो भार है कोविड इन्फेक्शंस का, उन 10 राज्यों से आता है। ये कौन कौन से 10 राज्य हैं, आइए समझ लेते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, गुजरात, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ये 10 राज्य हैं जहां पर 80% ऑफ द कोरोना बर्डन लाइज, यानी कि जो मैक्सिमम इन्फेक्शन है वो इन स्टेट से आ रहा है। इस बैठक के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम सही रणनीति और सही दिशा से एक साथ चलेंगे तो हम वाकई में कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राजनीतिक बयान भी दे डाला। उन्होंने दिल्ली मॉडल की व्याख्या की और उन्होंने कहा कि दिल्ली मॉडल एक मॉडल जो पूरे देश में समझने लायक है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद और जिस तरह से वहां की दिशा निर्देश बनाई गई, जिस तरीके की गाइडलाइंस और कंटेनमेंट मेजर्स दिल्ली में लिए गए, उससे कोरोना के इन्फेक्शन को हम 1 लाख तक रोक पाए। जी हाँ, आज उन्होंने 10 राज्यों को एक नसीहत दी, लेकिन साथ में उन्होंने दिल्ली सरकार पर भी एक तंज कस डाला। अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात कहने की जरूरत थी? नहीं, लेकिन उन्होंने एक राजनीतिक बयान जरूर दिया कि अरविंद केजरीवाल वो चीज नहीं कर पाए जो अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद जिस तरीके से दिल्ली में कंटेनमेंट मेजर्स को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर, टेस्टिंग, आइसोलेशन, वो सारी चीजें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिना दी कि ये सारी चीजें तब मुमकिन थी जब अमित शाह का इंटरफेरेंस हुआ, और उसके पहले तक मनीष सिसोदिया ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा बयान से उनके नज़र आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद ही उतना कंटेनमेंट हो पाया और दिल्ली उस फिगर तक नहीं पहुंच पाया जिसके बारे में मनीष सिसोदिया ने बातें कही हैं। तो इस दिल्ली मॉडल की व्याख्या करते करते एक राजनीतिक बयान भी दे डाला। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता था, ऐसा राजनीतिक बयान उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन राजनीति में सब जायज़ है और लोग कहते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अगर कोई भी काम करती है तो बिना क्रेडिट लिए वो काम नहीं करती। और क्रेडिट कैसे लिया जाता है, आप मीडिया में जाकर ऐसे बयान देते हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब 10 राज्यों से ये कहा गया है कि अपना जो पूरा फोकस है वो टेस्टिंग पे किया जाए। खासकर 3 राज्यों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेंशन किया कि बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर टेस्टिंग बहुत कम हो रही है और पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग को लेकर हमें खास कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग हो सके। लेकिन फ़िलहाल आपने देखा है कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको लेकर कैसे रोका जाए उस चीज़ के बारे में अभी कोई रणनीति नहीं दी गई है। और राज्यों को ये भी कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं या कम्युनिटी ट्रांसमिशन देश में आ गया है। इन बातों को लेकर कोई भी प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं की। लेकिन हाँ, एक राजनीतिक बयान ज़रूर दिया और जो आगे की रणनीति है वो भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से कि वो कंटेनमेंट, स्क्रीनिंग, आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर ही ज़्यादा रहेगी। लेकिन ऐसे में क्या आप जिस तेज़ रफ्तार से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, आप उसे रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे? जो ये 10 राज्यों को फोकस किया गया है उसे आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी एक हाई प्रोफाइल दिन था जिस दिन सुशांत राजपूत का केस की हियरिंग भी हुई थी और साथ में ही आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि जो लड़कियां हैं उनको अपनी पैतृक संपत्ति में उनको पूरा हक मिलेगा जिस तरह से बेटों को हक मिलता है। तो जो एक इक्वल राइट्स की हम बात करते थे कि लड़कियों को अपनी पैतृक संपत्ति में इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं, तो आज उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक अहम फैसला दिया है कि जो बेटियां हैं उनको भी इक्वल राइट्स होंगे बेटों की तरह, और वो भी उस संपत्ति में जिसकी हिंदू सक्सेशन, अगर हम हिंदू सक्सेशन एक्ट की हम बात करते हैं तो उसमें कहा जा रहा था कि 2005 के पहले जब वो एक्ट आई थी, इसमें अमेंडमेंट लेकर आए थे, तो उसके पहले की जो प्रॉपर्टीज़ थी उसमें लड़कियों को पूरा हक नहीं मिलता था, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एक वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया जिसको लेकर मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी, दैट द डॉटर्स विल हैव कोपासिनरी राइट्स, यानी कि जो राइट बेटों को है वही राइट लड़कियों को भी अपनी पैतृक संपत्ति में होगा। और हिंदू सक्सेशन एक्ट को कहा जा रहा है कि 2005 की जो एक्ट थी जब वो फोर्स में आई थी तो उसके पहले तक ये होता था कि लड़कियों को अगर पिता की डेथ हो गई है तो उसके
बाद उनको राइट्स नहीं मिलते थे, जिस चीज़ को आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में एक बड़ा फैसला सुनाया है, ये कहते हुए कि अब बेटियों को भी उतना ही बड़ा हक, बिल्कुल बराबरी का दर्जा मिलेगा, जैसे लड़कों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है उसी तरह से बेटियों को मिलेगा। लेकिन जो दूसरा बड़ा केस आज सुप्रीम कोर्ट में आया था वो सुशांत राजपूत के मामले में था। आपको ध्यान होगा कि जो सुशांत राजपूत की गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उन्होंने कहा था कि उनके केस को, उनका जो पूरा केस है उसे मुंबई में ट्रांसफ़र किया जाए। तो आज उस केस की हियरिंग थी और उस हियरिंग के दौरान आज कई मुख्य बातें आज रिया चक्रवर्ती के लॉयर ने कही, जो कि वाकई में चौंकाने वाली है और मीडिया में भी आज वो सुर्खियों में बनी रही। पहली चीज़, जो श्याम दीवान जो रिया के लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि जो एफआईआर फाइल की थी सुशांत राजपूत के पिता ने, वो बहुत ही डिलेड थी, जो कि ये दिखाता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, पॉलिटिकली इस केस को मोटिवेट किया गया है। दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि देयर इज़ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ स्टेट इंटरफेरेंस, इन्फ्लुएंस एंड देयरफॉर एप्रीहेंशन ऑफ बायस इन सुशांत डेथ्स केस। तो रिया के लॉयर का ये कहना है कि रिया को इसमें जस्टिस, न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का, यानी कि बिहार सरकार का ओवर इंटरफेरेंस है। यहाँ तक कि रिया के लॉयर ने नीतीश कुमार तक का नाम लिया है कि नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही वो एफआईआर दर्ज हुई है। तो बार बार जो ये बातें कही जा रही हैं, जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने इस बात को पूछा भी कि रिया के लॉयर से कि क्या आप एक सीबीआई जांच की आप मांग करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो पहला स्टेप होना चाहिए कि इस केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाए और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो सीबीआई की भी जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। लेकिन जिस तरह से रिया के लॉयर ने आज आर्ग्यू किया है, जिस तरीके से आज बहस हुई है और स्टेट के इंटरफेरेंस की बात हो रही है, रिया के लॉयर ने ये भी कहा कि, और रिया ने भी अपने एक बयान में बोला कि जिस तरह से इलेक्शंस के पहले सुशांत राजपूत के केस को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, वो अपने आप में दर्शाता है और दिखाता है कि मुझे इसमें न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट अलग से एक जो पिटिशन आज जिसमें फाइल की गई, रिया के लॉयर ने कहा कि जो एक मीडिया ट्रायल इस समय रिया का चल रहा है, रिया को गिल्टी बताया जा रहा है और ये दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से अलग अलग टीवी चैनल्स रिया के बारे में नेगेटिव बातें कह रहे हैं, तो वो एक दिशा में केस चल रहा है जिससे कि रिया को गिल्टी प्रूव किया जाए और ये प्रूव किया जाए कि रिया का हाथ सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं बल्कि उनके कत्ल में था, यानी कि मर्डर के पीछे रिया का हाथ था। तो ऐसे मीडिया ट्रायल से बचें, ऐसा रिया के लॉयर ने इस सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार इस केस की लगाई है। इसको लेकर अभी फैसला सुरक्षित है। लेकिन जिस तरह से नए मोड़ सुशांत राजपूत की जो मौत है वो ले रही है और अब ये मामला बिल्कुल हाई प्रोफाइल हो गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार की एक डेथ से सीमित नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल हो चुका है। इट्स बिहार वर्सेस महाराष्ट्र, और बिहार से ज़्यादा हाई प्रोफाइल इसलिए हो जाता है क्योंकि बिहार में अभी नवंबर में इलेक्शंस हैं, एक पॉपुलर सेंटिमेंट इन्वॉल्व है और इस पॉपुलर सेंटिमेंट को इस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस सपोर्ट से नहीं बचना चाहती। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो सुशांत राजपूत से रिलेटेड जो भी सेंटिमेंट है उसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ खड़ी हैं और इसीलिए जितना भी रिया को विलिफाई करने की कोशिश हो रही है वो की जा रही है, जहां तक एनडीए और बीजेपी और जो वहां की राजनीतिक पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से। लेकिन इस बीच में जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो ये है कि रिया के तरफ से, रिया बार बार इस बात को ये कह रही है कि उसे किस तरह से विलिफाई किया जा रहा है, डिमीन किया जा रहा है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस समय ना तो कोई विमेंस कमीशन से सामने आ रहा है, ना कोई जो विमेन एम्पावरमेंट ग्रुप्स हैं वो किसी इस मामले में बोल रहे हैं। तो आज इससे दिखता है कि आप विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है तो वो महिला ही क्यों ना हो, लेकिन आप उस महिला के साथ कभी भी नहीं खड़े होते हो। तो आप ऐसे में सोच सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये केस अभी किधर को जा रहा है। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है, क्या सीबीआई की इसमें जांच किस तरह से आगे बढ़ती है, और सबसे बड़ी बात कि क्या इस केस को मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसमें आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर हमारी राजस्थान में चल रही सियासी उथल-पुथल को है। जी हाँ, वो उथल-पुथल जो थी वो थोड़ा सा थम गई है, क्योंकि कल जब सचिन पायलट प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मिलकर आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जो फिलहाल जो वो एक आंधी और तूफान राजस्थान में, एक राजनीतिक तूफान जो दिख रहा था, वो अभी के लिए थम गया है। और कल रात होते होते जो सचिन पायलट ने कहा कि उनका जो प्रॉब्लम था वो पूरा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से था, जो गहलोत की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी उससे उनकी आपत्ति थी, जिसको लेकर उन्होंने सारी अपनी जो बातें हैं वो एक आला कमान के सामने रखी हैं, जिसके बाद अब 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, वो सारे उनके कंसर्न्स को एड्रेस करेगी। अब आज
अशोक गहलोत ने जब रिपोर्टर से बात की तो एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपने जिस व्यक्ति को नकारा और निकम्मा बोला था, तो अब वो वापस उसके साथ जब काम करना होगा तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। तो अशोक गहलोत ने इस बात को कहा कि एज अ चीफ मिनिस्टर ये मेरा काम है कि जो एमएलएज हैं उनके, अगर वो मुझसे खफा हैं और मुझसे नाराज़ हैं तो उनकी जो कंसर्न्स हैं उसे एड्रेस करना मेरा काम है। लेकिन फिलहाल इस बीच खबरें आ रही है कि सचिन पायलट ऑलरेडी जयपुर पहुंच चुके हैं। आज 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और वो मानेसर में बैठे हुए थे और दिल्ली में ज़्यादा वो नज़र आ रहे थे, दिल्ली के इर्द गिर्द। तो आज वो जयपुर वापस पहुंच गए हैं। अब ये सारी गतिविधियां एक ऐसे समय में आ रही हैं जब 14 अगस्त को विधानसभा सत्र को बुलाया जाएगा और ऐसे में बीजेपी अब क्या करेगी। आपको ध्यान होगा बीजेपी ने भी एक मीटिंग बुलाई थी, तो उस बीजेपी ने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। अब 13 अगस्त को वो मीटिंग बुलाई जाएगी। लेकिन ऐसे में गुलाब चंद कटारिया जो बीजेपी के लीडर हैं वो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वसुंधरा जी भी उस मीटिंग में आएंगी। और जो एक बात उन्होंने और कही कि गहलोत ने एक ट्रूस डील ज़रूर साइन कर दी हो, यानी कि उनका आपसी मेलजोल ज़रूर हो गया हो अगर सचिन पायलट से, लेकिन जो उनका 5 साल का कार्यकाल है वो गहलोत सरकार नहीं पूरा कर पाएगी। यानी कि गुलाब चंद कटारिया जैसे लीडर्स इस बात को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं कि गहलोत और सचिन पायलट भले लड़ने के बाद फिर से एक हो गए हों, लेकिन जो उनकी तरफ से कोशिशें होंगी कि किस तरह से इस सरकार को गिराया जाए और वो जारी रहेगी। अब देखना ये होगा कि विधानसभा सत्र में क्या होता है, किस तरीके के इश्यूज होते हैं, क्या ट्रस्ट वोट होता है या नहीं होता है, इन सारी बातों पे नज़रें बनी हुई रहेंगी। तो इस पर देखना यह है कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे का जो पूरा रोल है, कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं कि इस समय अगर अशोक गहलोत की सरकार जो बची हुई है, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द kind of push and pull which वसुंधरा राजे has used during these times। तो अब देखना ये होगा, क्योंकि वसुंधरा राजे भी बीजेपी से बहुत खफा नज़र आती हैं, तो वसुंधरा राजे ने कैसे एक बैलेंसिंग एक्ट की है उस पर भी नज़रें बनी होंगी। अब देखना ये होगा कि जब विधानसभा सत्र जब शुरू होता है तो किस तरीके का रोल ये सारे स्टेक होल्डर्स प्ले करते हैं। क्या वसुंधरा राजे, क्या बीजेपी के जो एमएलएज हैं उनकी जो मीटिंग होगी 13 अगस्त को, और फिर जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तो उसके बाद सचिन पायलट के जो कैंप के जो एमएलएज हैं वो वर्सेस अशोक गहलोत, इन सारी चीज़ों पर हमारी निगाहें बनी होंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है ज़रूर बताइएगा। मैं अगली खबर की ओर चलती हूँ। अगली खबर हमारी जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बात को बताया है कि जो रिव्यू कमेटी, जो 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करने की जो रिव्यू कमेटी थी, उसने इस बात को डिसाइड किया है कि 16 अगस्त से एक डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट जम्मू में और एक डिस्ट्रिक्ट वैली में यानी कि घाटी में, वहाँ पर 4G सर्विसेज को बहाल किया जाएगा ऑन अ ट्रायल बेसिस, यानी कि उसका रिव्यू हर 2 महीने पे होगा। और ये जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, केंद्र सरकार ने साथ में ये भी कहा है कि अभी जो हालात हैं कश्मीर के, वो हालात ऐसे नहीं हैं कि पूरे दोनों यूटीज़ में इस 4G सर्विस को बहाल पूरी तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा है कि अभी ज़रूरत है, अभी समय की जो मांग है वो ये कहती है कि हर 2 महीने पे इसे रिव्यू किया जाए। और अगर 4G इंटरनेट सर्विसेज रिस्टोर होंगी भी तो जो LOC के किनारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर नहीं होंगी, उन एरियाज़ में पहले होंगी जहाँ पर मिलिटेंट एक्टिविटी यानी कि जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हैं। जो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं जिन डिस्ट्रिक्ट्स में कम है वहाँ पर पहले किया जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैसला है। कैसे समय में आपको ध्यान होगा जब 7 अगस्त को ये हियरिंग चल रही थी तो उस समय जो वहाँ के जो पूर्व LG थे उन्होंने उस समय रिज़ाइन किया था और मनोज सिन्हा ने पदभार संभाला। और मनोज सिन्हा के पदभार संभालने के बाद आज ये एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, पहला इम्पॉर्टेंट डिसीजन आया है कि केंद्र सरकार ने ये डिसाइड किया है, ऑब्वियसली मनोज सिन्हा के जाने के बाद, किस चीज़ को किस तरह से एक शुरुआत वहाँ पे की जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव शुरुआत, एक पॉलिटिकल शुरुआत कैसे की जाए। तो और साथ में आज मनोज सिन्हा का जो ये अपॉइंटमेंट है उसके बाद एक फ़ैसला आना एक अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है कि किसी न किसी तरीके से नॉर्मलसी को रिस्टोर करने की केंद्र सरकार कोशिश कर रही है। उधर कल ये भी खबर आ रही थी कि जो पूर्व ब्यूरोक्रेट हैं शाह फैज़ल, उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था। उन्होंने एक जो नई पार्टी अपनी बनाई थी। शाह फैज़ल जी हाँ 2009 में वो पहले जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी पिछले साल एक पार्टी बनाई और जिसके बाद उन्होंने बहुत सारा कुछ ट्विटर पे लिखा, जिसके बाद उनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। 1 साल वो डिटेंशन में थे, फिर उन्हें डिटेंशन से रिहा किया गया और कल उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया, ये कहते हुए कि उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला है। और उन्होंने कहा कि जो एक बहुत
बहुत ही इनॉक्यूअस ट्वीट उन्होंने लिखा था, एक विरोध प्रकट किया था, उससे उनको नुकसान ज़्यादा हुआ है बजाय इसके कि उन्होंने ज़्यादा कुछ अचीव किया हो, ऐसा शाह फैज़ल ने किया है। लेकिन ये बातें वो खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन एक बात का इंडिकेशन और मिलता है कि शाह फैज़ल ऐसा सोच रहे हैं शायद कि अगर वो इस तरीके के बयान पब्लिक डोमेन में आकर देंगे तो अगर सरकार उन्हें मंजूरी दे देती है तो वो वापस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं। तो ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स शाह फैज़ल की तरफ से आते हैं। लेकिन अब मनोज सिन्हा के जाने के बाद ये सारी प्रक्रियाओं को कैसे बहाल किया जाएगा, क्या शाह फैज़ल को वापस लिया जाएगा? उधर ओमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की भी अगर हम बात करें तो उधर ओमर अब्दुल्ला ने एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वो चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक यूटी का दर्जा वापस, उन्हें राज्य का दर्जा वो बहाल नहीं कर देते जम्मू कश्मीर में। तो ऐसी बातों के बीच शाह फैज़ल का एक जो स्टेटमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को बहाल करेगा, और उधर ओमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। तो अब इसका क्रेडिट मनोज सिन्हा को जाएगा। मनोज सिन्हा इज सपोज टू बी वेरी क्लोज टू फारूक अब्दुल्ला। तो ये सारी चीज़ें अब बातचीत के ज़रिए बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उधर एक साल जब 5 अगस्त को जब धारा 370 जब हटाई गई थी, 300 जब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जो पहली एनिवर्सरी हुई थी, उसी दिन रातों रात जो पूर्व एलजी हैं उनका रातों रात उनको रिज़ाइन करना पड़ा, और उसके बाद मनोज सिन्हा ने पदभार संभाला है। तो मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होते हैं, कितनी हद तक वो पॉलिटिकल प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को नॉर्मल कर पाते हैं, ये आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल 4G इंटरनेट सर्विसेज को बहाल करना एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ ट्रायल बेसिस पर है। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हालात अभी भी बहुत संवेदनशील हैं। LOC पर अभी भी जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो अभी कई पार्ट्स में अभी भी चल रही हैं। तो ऐसे में ये देखना होगा कि जब 4G इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो जाती हैं तो उसके बाद का जो ट्रिकल इफेक्ट है वो जम्मू कश्मीर पर कैसा होता है। अभी भी महबूबा मुफ्ती अभी भी डिटेंशन में है, बहुत सारे लीडर्स को छोड़ा गया है। तो उसके बाद जब 4G सर्विसेज बहाल हो जाती हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो सारी चीज़ें अभी देखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर की ओर से। तो इट्स नॉट फेक की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर @neelu317. You can also send me your feedback on the email ID flashing on your screen. Thanks for watching. It's not fake.